चलिए आगे हम देख लेते हैं पादप कोशिका। मैंने जो भी आपको बताया वो भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये एक पादप कोशिका है, इसमें आप बाहर पर देख पा रहे हैं इस तरह से। ये क्या है? ये जो बाहर सबसे बाहर पर क्या होती है, क्या बताया था मैंने आपको बाहर पे क्या होती है, बताइए। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगी? प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर्स, इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यूं दिख रहे हैं। और ये अंदर से इस तरह से मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंगक है जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस भी कहते हैं इसे, ऊर्जा घर कहते हैं हम कोशिका का इन्हें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये गोल्गी उपकरण है। इनमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। गोल्गी उपकरण कैसे है? इस तरह से है ना, एक दूसरे के ऊपर यूं से रखे हुए से है। ये गोल्गी उपकरण है। केंद्रक, ये केंद्रक है, ठीक है। इसके बाद ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड, यहाँ पर प्लास्टिड में ही एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्लास्टिड, ये प्लास्टिड दिखाई दे रहे हैं आपको, प्लास्टिड प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड। लाइजोसोम, लाइजोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग? क्योंकि इसमें एंजाइम होते हैं। अगर वो जो एंजाइम है वो अचानक फट जाए तो वो एक पूरी कोशिका को अपने अंदर पचा सकता है। पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पच जाएगी उस एंजाइम में। तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से। तो आपको लाइजोसोम याद रखना है। इसके बाद जो भी आपका केंद्रक है उसके आसपास आपको इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये है अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका आपके केंद्रक के आसपास आपको दिखाई देंगे। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में करते हैं मदद। जो केंद्रक से चीजें परिवहन होती हैं कोशिकाओं के बीच में, उसका जो परिवहन है ये नालिकाओं के फॉर्म में है। ये जो स्ट्रक्चर है नलिकाएं हैं। और खुरदुरी क्यों कहा है? क्योंकि ये जो नलिकाएं हैं इनमें आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इनकी जो सरफेस होती है, वो जो बाहरी सतह है वो राइबोसोम से कवर्ड रहती है। और वहीं पर जो चिकनी जालिकाएं होंगी, ठीक है, इस तरह से जो चिकनी जालिकाएं होंगी उनमें कोई राइबोसोम नहीं होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम चिकनी जालिका कहते हैं, अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप ये रसधनिया देख रहे हैं वैक्यूल प्लांट कोशिका में, तो ये भी आपको दिखाई देगा। इसका जो साइज होता है पादप कोशिका में काफी बड़ा होता है, जो कि जंतु कोशिका में इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जंतु कोशिकाएं में इनकी जो संख्या होती है वो अधिक होती है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में भी आप लाइसोसोम देख पा रहे हैं। और सबसे जो बाहरी आवरण है वो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का है। इसमें आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगी। जो कोशिका भित्ति आपको यहाँ पर दिख रही थी ना, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति थी, प्लाज्मा झिल्ली थी अंदर, कोशिका भित्ति प्लांट में थी, प्लांट कोशिका में। और वो आपको एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में नहीं दिखाई देगी। तो जंतु कोशिका शुरू होगी प्लाज्मा झिल्ली से, मतलब जो बाहरी आवरण है, ठीक है। कोई भी जो कोशिका है वो प्रोटेक्टेड है प्लाज्मा झिल्ली से। इसमें भी इस तरह से गोल्गी उपकरण आपको दिखाई देंगे। केंद्रक, केंद्रीय झिल्ली आपको दिखाई देगी। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई देगा। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि जिसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होंगे सतह पे। दूसरा खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो ये है आपके पादप कोशिका व जंतु कोशिका के चित्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। और आप आगे इस चैप्टर को समझें, उसके लिए आपको सबसे पहले ये डायग्राम समझने बहुत जरूरी है। तो इन्हें समझिए, लर्न करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम अंगक पढ़ेंगे कोशिकाओं की। तो सबसे पहले अंगक है अंतर्द्रवी जालिका, जो मैंने अभी आपको बताया था। कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक ये तंत्र होता है जो कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ERB से कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका। दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, दूसरी खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका। तो खुरदुरी यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RERB से कहते हैं, और चिकनी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे SER भी कहते हैं। आगे आप देखेंगे झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये लिपिड बनाने में मदद करती है और इनमें राइबोसोम कम होते हैं। वहीं खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका को खुरदुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जालिका है अंतर्द्रवी जालिका, उसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, काफी अधिक मात्रा में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, उनको एक खुरदुरी सतह दे देती हैं। ठीक है, खुरदुरी जिस तरह ये नालिकाएं हैं तो उसमें इस तरह से बाहरी सतह पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्योंकि राइबोसोम उपस्थित होते हैं इनमें, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका। वहीं पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है, वो वसा व लिपिड का निर्माण करते हैं। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। SER को SER क्यों कहते हैं, स्मूथ क्यों कहते हैं, चिकनी क्यों कहते हैं, क्योंकि सतह पे राइबोसोम नहीं उपस्थित होता। खुरदुरी को खुरदुरी क्यों कहते हैं और इनका कार्य क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गोल्जी उपकरण की तरफ। यह कोशिका का जो अंगक है उसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इस तरह से होता है, पैरेलली एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ऐसी पुटिकाएं होती हैं। एक पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का यह समूह है, झिल्लियों का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर होती हैं, पैरेलली समांतर होती हैं, जिसे कुंडिका कहते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ को पैक करते हैं। यहाँ पर पैकिंग का काम होता है। गोल्जी उपकरण क्या करती है, पैकिंग का काम करती है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर जो भी लिपिड वसा जो भी सिंथेसिस हो रहा है वहां पे, उनको पैक कौन करता है, गोल्जी उपकरण। और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन कर रहा है, गोल्जी उपकरण। फिर पदार्थों को पुटिकाओं में संचित व रूपांतरित भी यह करता है। अब हम पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट जो अंगक है लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम इतने शक्तिशाली होते हैं, यदि यह फट गए तो यह पूरी की पूरी कोशिका को अपने अंदर समा सकते हैं, उसको पूरा ही निगल जाते हैं। ठीक है, वो एंजाइम खत्म कर देते हैं कोशिका को, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों का यह पाचन करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। ठीक है, इस तरह ये कोशिका की सफाई का काम करता है, यानी कि क्लीनिंग का काम कौन करता है कोशिका में, लाइसोसोम। इसलिए इन्हें कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो भी कचरा है, जो भी गंदा है, जो भी टूटे फूटे भाग है अंगकों के कोशिका में, लाइसोसोम उन्हें पाचित कर लेता है। साथ में जो भी चीज उसके लिए अच्छी नहीं होती है, खराब होती है, जो कोशिका के लिए उसको कोई हानि पहुंचा सकती है, उनको भी ये पाचित कर लेते हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है कोशिका का। कोशिका का इसे बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। और ये क्या करता है, एटीपी को संचित रखता है अपने अंदर। एटीपी को क्या करता है, अपने अंदर संभाल के रखता है, लेकिन जब आपके शरीर को जरूरत होती है तो ये ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखनी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जा सकता है और कौन से अंगक में पाया जाता है कोशिका के। और कई बार आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि डीएनए और राइबोसोम किस किस अंगक में पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक, और कहाँ कहाँ वो आपको बताते चलूंगी मैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो इस तरह से होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये दिख रही है बाहरी झिल्ली, इसमें इस तरह से आपको ये छिद्र दिख रहे हैं, काफी सारे छेद होते हैं बाहरी झिल्ली में। और जो अंदर की झिल्ली होती है वो कैसी होती है, अंदर की जो झिल्ली होती है वलित होती है, इस तरह से काफी मुड़ी हुई है, वलित है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अंगक है कोशिका का, तो इसे भी आप लर्न करना। आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं होता। प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा, वैसे ही प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होता है। दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट वह प्लास्टिड होते हैं जो रंगीन होते हैं। प्लास्टिड में मतलब ये जो तत्व हैं ये रंगीन होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या रंगहीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। वहीं पर ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, ये स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संग्रह करते हैं। यानी कि प्लास्टिड का मुख्य कार्य उसमें पाए जाने वर्णक पर डिपेंड करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करते हैं, वो संग्रह करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का, स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि का। वहीं पर जो दूसरे रंगीन इसमें होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करते हैं, वो वर्णक वो प्रकाश संश्लेषण का इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम रसधनिया। रसधनिया पादप व जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है, बट इनका जो आकार होता है, पादप में इनका आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है और संख्या कम होती है। वहीं जंतु में आकार छोटा और संख्या में ज्यादा होते हैं। इनको घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इनमें जल, एमिनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन पाया जाता है रसधनियों में। कोशिका को यह कठोरता प्रदान करती हैं। अतिरिक्त जल अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती हैं रसधनिया। आगे हम थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में भी देख लेते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है, आपने पढ़ा कहीं कई जगह पे राइबोसोम आया, आपने जैसे देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंट है। तो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आपको बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको चीजें समझ में आई, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।